हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके हो थंबनेल में, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे आप बोलते हैं सहकारी अधिगम। तो यहाँ पे इसके हम टर्म देखेंगे और इसके कुछ 7-8 टाइप्स हैं जिसके माध्यम से आप सहकारी अधिगम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम की मदद ली है, साथ में कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं जो यहाँ पे मिस हुए हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो आपको ध्यान रखना है 1991 1991 में साइंटिस्ट जॉनसन और स्मिथ थे। जॉनसन एंड स्मिथ दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म के बारे में बताया, सहकारी अधिगम। अब ये होता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अ, ये पर्सन ग्रुप में बैठे हैं और ये कह रहे हैं साथ मिलकर सीखें, साथ मिलकर बढ़ें। तो उसी तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग की जाती है, यानी कि कोऑपरेट यानी कि एक दूसरे का मदद करके एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। तो यह वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूहों में मिलकर एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं और सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपने बचपन में अपने दोस्त को मैथ समझाने की ट्राई की होगी, या फिर उसे अगर विज्ञान की कोई चित्र समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अगर आपको आता होगा तो आपने उसकी हेल्प की होगी। तो वो भी कहीं न कहीं कोऑपरेटिव लर्निंग का एक उदाहरण हो जाता है बच्चों। अब इसकी मुख्य विशेषताएँ देख लेते हैं। आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, जॉनसन और स्मिथ थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। अब इसके कुछ विशेषता हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सकारात्मक पारस्परिक निर्भरता, बच्चों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य अधिगमकर्ता क्या है, वो छात्र है, न कि टीचर। टीचर केवल यहाँ पे एक सहयोग के लिए है, एक पथ दर्शक के लिए, एक मार्गदर्शक के लिए भूमिका अदा करता है। समान अवसर की प्राप्ति, यहाँ पे सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। सामने-सामने प्रोत्साहक अंतरक्रिया होती है। अ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और अपनी चीज़ों का यहाँ पे इज़ाफ़ा कर सकते हैं, तो प्रोत्साहन मिलता है। इससे समूह कौशल का विकास होता है। आप समूह में किस तरह से टीम हेल्प की मदद से किस तरह से गोल को प्राप्त करते हो, किस तरह से आप टीम सहयोग से चीज़ों को हासिल करते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे वातावरण सहयोगी रहता है और प्रतिस्पर्धा रहता है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। नॉन कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है बच्चों? और यहाँ पे कौन है? छात्र है जो मुख्य केंद्रित होता है यहाँ पे, छात्र मुख्य केंद्र होता है यहाँ पे। टीचर केवल यहाँ पे एक भूमिका अदा करता है। समूह कौशल का विकास होता है, समूह की प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है। इसके अलावा यहाँ पे विषय वस्तु को छोटे-छोटे प्रकरणों में, जो विषय वस्तु है ये भी मेरे साथ आप लिखते चलना, विषय वस्तु को छोटे-छोटे उपविषयों में तोड़ के उसका छोटे-छोटे उपविषयों में तोड़ के उसका विभाजन कर लेते हैं, विषयों में अध्ययन किया जाता है। अगर मान लीजिए आप ग्रुप में कोई चीज़ को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टॉपिक को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लीजिए कि ये वाला टॉपिक तुम कर लेना, ये वाला टॉपिक तुम कर लेना, फिर हम सभी एक-दूसरे के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से तो होता है लर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी की जाती है, समूह में मिलकर अधिगम किया जाता है, प्रतिस्पर्धा रहित, चिंता रहित वातावरण होता है, छोटे-छोटे समूह होते हैं, एक-दूसरे के साथ अंत्यक्रिया और सूचना का आदान-प्रदान होता है। तो यहाँ पे उद्देश्य देखो, देखिए छात्रों में सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है। सकारात्मक पारस्परिक निर्भरता विकसित करना, संचार कौशल और सामाजिक कौशल का विकास, क्योंकि आगे जाके देखिए, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। वो इंट्रोवर्ट नहीं होके एक्सट्रोवर्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हेल्पफुल हो जाएँगी। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खुद नहीं कर पाता है, तो सामाजिक कौशल उसका अच्छा होगा तो उन चीज़ों के लिए वो रास्ता निकाल सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार करना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना, तो ये चीज़ें इसके उद्देश्य हो जाते हैं बच्चों। अब आवश्यक तत्व देखें तो यहाँ पे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया, सामाजिक कौशल, नेतृत्व, संचार, विश्वास, निर्णय लेना, समूह की प्रक्रिया का मूल्यांकन, समय यह सोचे कि वह और बेहतर कैसे बन सकते हैं, तो ये सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से टाइप हैं, तो ये इसके टाइप हैं सहकारी अधिगम के। जिगसॉ, थिंक पेयर शेयर, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, एसटीएडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। एसटीएडी, राउंड टेबल, ठीक है? राउंड टेबल को आप सर्किल द स्टेज भी बोलते हैं। फिर टू स्टे, ये भी नया है आपके। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, थिंक पेयर शेयर और जिग्सा। अब यहाँ पे हम हर हर किसी को बारी-बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको
मुख्य बता देता हूँ। आप देखिए जिगसॉ पूछी जाती है कई बार, तो जिगसॉ के जो खोजकर्ता थे वो इलियट एरोनसन था। ये क्वेश्चन आ चुका है। इलियट एरोनसन इसकी खोजकर्ता हैं। एक तो ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है? इलियट एरोनसन जिगसॉ के खोजकर्ता हैं। और ये आपके एसटीएडी यानी स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, इसके आपके स्लेविन हैं, स्लेविन 1978 में इसके बारे में बताया था। और उसके अलावा आपके एक और बच जाता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, इसके खोजकर्ता हैं 1978 में सेरन व सेरन। ये 3 तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है? एक इसमें सहभागी लेखन नहीं दे रखा है, तो वो भी आप जोड़ लेना, सहभागी लेखन। कोऑपरेटिव राइटिंग जो दिया था आपके दनासिरव ने दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको कुछ ध्यान रखनी है। जिग्सॉ एलियट एरोनसन नाम की साइंटिस्ट आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन आपके सेरन और सेरन 1978 में दी थी ये भी। और एक होता है आपके सहभागी लेखन, ये दनासिराव ने दी थी, जिसमें विद्यार्थी पारस्परिक जोड़ों में काम करते हैं और बदल-बदल के सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर फीडबैक लेते हैं। ये सहभागी लेखन है। ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। राउंड टेबल जिसे आप सर्किल द स्टेज भी बोलते हैं, सर्किल द स्टेज, ठीक है? ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब लाभ देखिए, इससे शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि होती है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास कैसे होता है? देखिए, अगर हम बच्चों को अधिगमकर्ता के रूप में मुख्य भूमिका उन्हें ही निभाने के लिए कहेंगे, तो उनका खुद से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कई चीज़ें हम अपने से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। वो धीरे-धीरे अपनी समस्याओं को गहराई से लेते हैं और उसके समाधान के लिए उन्हें सामाजिक कौशल उनका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी होती है? छात्रों को समूह बनाने में मार्गदर्शित करता है, उन्हें कोई टॉपिक देने में मार्गदर्शन करता है, स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। अगर कोई उनके पास में संसाधन नहीं है तो वो संसाधन उपलब्ध कराता है। उनकी गतिविधियों की निगरानी और सहयोग करता है। अगर किसी बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ रही है, बच्चों को, छात्रों को, तो वहाँ पे विशेषज्ञ की भूमिका भी टीचर ही निभाएगा। प्रोत्साहन देता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। मूल्यांकन करता है और सुधार के सुझाव देता है। कि बच्चों आपको ये चीज़ें और अच्छे से करनी है, जब आपका ये चीज़ अच्छे से हो जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प के रूप में शिक्षक रहेगा। निष्कर्ष देखिए, इससे छात्र न केवल बेहतर सीखते हैं बल्कि एक-दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना, ज़िम्मेदारी लेना भी सीखते हैं। यही समग्र विकास की सच्ची दिशा है बच्चों। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, आपको ध्यान रखना है। एलियट एरोनसन, जॉनसन और स्मिथ, स्लेविन, सेरन, सेरन, दनासिरव। और आगे बढ़ते हैं हम, जिससे आपको हर टॉपिक इसके जो टाइप्स हैं वो अच्छी तरह से याद हो। तो इसमें विद्यार्थी छोटे-छोटे समूहों में लिखकर सीखते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं और सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल। कोऑपरेटिव लर्निंग में विषय को, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे छोटे-छोटे खंडों में बाँट लेते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रकाश संश्लेषण समझ रहे हैं, तो आप 4 बच्चों का ग्रुप बनाया आपने, एक बच्चे को दे दिया कि तुम क्लोरोफिल की संरचना समझो, दूसरा बताएगा आप पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड समझो, तीसरा बताएगा कि ये अभिक्रिया हो कैसे रही है, इसका योगदान क्या है वो बताएगा, चौथा ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ों को समझ के फिर आप एक-दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, एक-दूसरे की हेल्प करोगे। किसी को संरचना बताए वो संरचना बता देगा, किसी को क्रियाविधि पता है तो वो बता देगा। तो इससे आपका प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक कैसा होगा? कंठस्थ हो गया। तो इसका प्रतिपादन देखिए, जॉनसन और जॉनसन, डेविड डब्ल्यू जॉनसन और रॉजर टी जॉनसन या फिर स्मिथ साइंटिस्ट भी थे, यहाँ पे नाम देने रखा है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जो आती है जिगसॉ, जो पजल के रूप में आप देखते होंगे, तो यहाँ पे जिगसॉ आ जाती है। देखिए, छात्रों को छोटे समूहों में बाँटा जाता है। प्रत्येक समूह का हर सदस्य विषय के एक भाग को समझता है या फिर उस एक टुकड़े को समझता है। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में खेला होगा, एक जो चित्र होता है उसमें छोटे-छोटे खंड होते हैं, ठीक है? आप सभी को वो चित्र पूरा करना पड़ता है, वो पज़ल के टुकड़े आपको मिलाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए उसका फेस है, उसकी नाक, कान, ठीक है? उसकी टाई, ये सारी चीज़ें मिला के आप एक पूरी चित्र बनाते हो। तो उसमें आप सभी लोग अपना-अपना टॉपिक लेके उस पज़ल को पूरा कर सकते हैं। फिर विशेषज्ञ समूह में जाकर उस भाग को अच्छी तरह समझ समझ सकते हैं। उसके बाद में
आप एक्सपर्ट ग्रुप में जाकर उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, वापस अपने मूल समूह में आकर सभी को सिखा सकते हैं। जैसे आपसे कोई कमी रह जाती है, तो आप टीचर के पास में जा सकते हैं, फिर कोई दूसरा आपसे ज़्यादा विशेषज्ञ है, ज़्यादा उम्र में बड़ा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कि मैं यहाँ पे किस तरह से कर सकता हूँ अच्छा। तो वहाँ से सीख के आके आप अपने ग्रुप में भी ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी जिग्सॉ, और अगर इसमें बताना चाहूँ तो मैं इसमें अ, यह छात्रों में समझ, सुनने और सक्रिय समस्या समाधान में सुधार करता है। होम ग्रुप का गठन किया जाता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को एक अलग विषय सौंप दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने प्रश्न विषय को पढ़ता है। जब कक्षा दोबारा मिलती है तो छात्र दूसरी टीम के विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। विशेषज्ञ जब अपनी टीम में वापस लौटते हैं तो अपने सदस्यों को पढ़ाते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो यह कहने का तात्पर्य है जिक्सो, या जहाँ पे एक तरह से ग्रुप के रूप में लर्निंग की जा रही है पजल के माध्यम से, ठीक है। एलियट एरोन्सन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलियट एरोन्सन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी भावना है? प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। पारस्परिक निर्भरता, विशेषज्ञता और साझा अधिगम को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। दूसरा है थिंक पेयर शेयर। शिक्षक अगर कोई प्रश्न देता है तो छात्र पहले अकेले सोचते हैं। जैसे मान ली टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया कि प्रकाश संश्लेषण इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो सारे बच्चे अपनी तरफ से उसकी परिभाषा अपने दिमाग में ला रहे हैं, अपने सोच रहे हैं। फिर अपने जोड़ीदार से, अपने पास वाला जो बच्चा है उससे विचार करके अपने विचार साझा करते हैं कि मुझे लगता है इकोसिस्टम की परिभाषा ये हो सकती है, तुझे क्या लगता है? तो सामने वाला बच्चे को बता रहा है मुझे ये लगता है इकोसिस्टम की परिभाषा ये हो सकती है। बाद में पूरे वर्ग में अपने विचार साझा करते हैं। फिर टीचर उन्हें खड़ा करेगा, आप बताओ परिभाषा, आप बताओ परिभाषा। तो वहाँ पे सभी के माध्यम से उस इकोसिस्टम की सही परिभाषा सीमांकित कर दी जाती है। ठीक है? इसे बोलते हैं थिंक पेयर शेयर। ठीक है? ये चीज़ भी अच्छी है कोऑपरेटिव लर्निंग की, जिसके माध्यम से आप अ, किसी चीज़ को, क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं पहले, फिर पेयर के साथ साझा करते हैं। थिंक, देखिए थिंक पहले सोचते हैं, फिर अपने जोड़ीदार के साथ साझा करते हैं, फिर उसके बाद में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे चिंतन, संवाद और सहभागिता को ये बढ़ाता है। फिर आ जाते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, देखिए छात्र किसी विषय या समस्या का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लिया आपने कि भारत में बढ़ती हुई धार्मिक हिंसा, ये टॉपिक ले लिया, तो वहाँ पे उस विषय का चयन कर लिया आपने। फिर आप योजना बनाते हो कि हमें इसका कारण देखना है, क्यों हो रहा है और ये कब से शुरू हुई है, क्या इसका मुख्य कारण है, क्या इसके निवारण है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं। इसकी जानकारी इकट्ठा करते हो, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करते हैं। ये होता है आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 2 से 6 सदस्य समूह बनाते हैं। एक टॉपिक को छोटे-छोटे दूसरे टॉपिकों में जोड़ दिया जाता है। फिर सभी उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसका फीडबैक एक-दूसरे के साथ में साझा करते हैं। ये दिया था आपकी सैरन और शेरन। सैरन और शेरन 2 व्यक्ति थे। 1978 में ही दिया है सैरन और शेरन नाम के वैज्ञानिक ने। यहाँ पे देखिए अनुसंधान कौशल, सहयोग और स्वतंत्र अधिगम को बढ़ाता है। कोई सी भी ऐसी सब्जेक्ट जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रुप इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है? बाकी इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? फिर आ जाता है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छात्र टीम उपलब्धि प्रभाव, ये दिया था स्लेविन ने 1978 में। इसमें देखिए शिक्षक कोई पाठ पढ़ाता है, व्याख्यान विधि से या वाद विवाद विधि से आपको कोई टॉपिक समझाएगा, फिर वो उसमें अभ्यास भी आपसे करवाएगा, ठीक है? अभ्यास करवाएगा, कार्य पुस्तिका में जैसे वर्कबुक में जैसे बच्चों को करवाते हैं हम, वर्कबुक में खुद अभ्यास करवाएगा। फिर एक टॉपिक देगा, फिर वो आपसे अभ्यास करने के लिए देगा। छात्र निश्चित क्षमता वाले समूहों में कार्य करते हैं और फिर व्यक्तिगत क्विज या टेस्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए टेस्ट हो गया, 20 अंक का ज़्यादातर रखा जाता है और जैसे इन्होंने 5 या 6 टीम बनाई, तो जिसके सब सर्वाधिक अंक आते हैं कि किसने कितना भाग लिया, उस आधार पे भी यहाँ देखा जाता है। समूह का स्कोर व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर तय होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें टोटल का जोड़ा जाएगा। अ, स पूरा समग्र नहीं, इसमें व्यक्तिगत को ज़्यादा मायने दिया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि और समूह उत्तरदायित्व को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टीम स्कोर को ध्यान दिया जाता है और टीम स्कोर के अलावा व्यक्तिगत स्कोर पे भी ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके 4 ग्रुप बनाए, ए, बी, सी, डी ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बच्चों से केवल 2 बच्चे एक्टिव हैं।
सी में 3 एक्टिव हैं, यहाँ पे 4 एक्टिव हैं, ठीक है? और यहाँ पे 1 बच्चा एक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव देखिए बी ग्रुप के हैं, ठीक है? अब भले ही उनके अंक अच्छे नहीं आए, जैसे मान लीजिए 20 में से इसके 15 अंक आए और एक एक्टिव है, इसने 20 के 20 अंक ला दिए, तब भी इसका स्कोर 20 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे सामूहिक रूप से अधिगम नहीं कर रहे हैं, केवल व्यक्तिगत अधिगम हो गया, एक ही बच्चा सीख पाया, उसने दूसरे बच्चों की हेल्प नहीं की। लेकिन यहाँ पे सभी एक दूसरे की हेल्प करके भले ही अंक उनके कम आए हैं टीम के, लेकिन ये बच्चा ज्यादा विजयी रही है ये टीम, ठीक है? तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन किया जाएगा। फिर राउंड टेबल, समूह के सदस्य बारी-बारी से अपने विचार रखते हैं, सभी को बोलने का समान अवसर मिलता है, दूसरे की बात बात ध्यान से सुनी जाती है। तो यहाँ पे राउंड टेबल, जिसे आप सर्किल द सेज भी कहते हैं, सर्किल द सेज, इसे पीयर ट्यूटरिंग भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक जो होता है वो कक्षा में एक प्रश्न पूछता है, प्रत्येक छात्र से खड़ा होने के लिए कहता है। जो उत्तर दे सकता है, जैसे मान लीजिए ये वाला बच्चा उत्तर दे सकता है, तो इसे खड़ा कर देगा कि इन सभी बच्चों को बताओ तुम कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसे बोलते हैं सर्किल द सेज। ये क्या होता है, इसका यूज करते हैं ज़्यादातर हम उच्च उपलब्धि हासिल करने, संचार कौशल सीखने का ये एक माध्यम है, ठीक है? फिर आ जाता है हम टू स्टे। यहाँ पे देखिए 4 छात्रों का समूह बनता है, 2 सदस्य समूह में रहते हैं, 2 सदस्य दूसरे समूह में रहते हैं। वे जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं, फिर वापस आकर साझा करते हैं, ठीक है? जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो इसीलिए बोलते हैं टू स्टे, 2 रुक जाते हैं, टू स्ट्रे, 2 सामने वाले अलग-अलग ग्रुपों के एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, फिर अपने जोड़ीदार को आके बताते हैं। तो ये टू स्टे है, ठीक है? फिर टीम रिव्यू, समूह मिलकर सीखी हुई सामग्री की समीक्षा करती है और फिर फ्लैश कार्ड, प्रश्न पूछने पूछने, उत्तर देने आदि का प्रयोग करते हैं। कमजोर बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं कि हमारा जो जोड़ीदार है उसे बताते हैं कि तेरी ये जो चीज़ है वो बहुत कमजोर है। यहाँ पे पुनरावृत्ति, समझ की गहराई और एक दूसरे की सहायता की जाती है। फिर कोऑपरेटिव गेम्स, सीखने के लक्ष्यों से जुड़े खेल खेले जाते हैं। समूह मिलकर नियमों के अनुसार कार्य करता है, सबकी भागीदारी से जीत होती है। तो इसका उद्देश्य आनंद के साथ अधिगम, सहयोग और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा माना जाता है। अब इसके लाभ देखिए, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है, पारस्परिक सम्मान और सकारात्मक संबंध होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो देखिए, इसमें पारस्परिक कौशल का हमने बता ही दिया, इसमें तनाव कम होता है क्योंकि आप समूह में काम कर रहे हो। नॉन कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव माहौल होता है। छात्र आत्मनिर्भर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। छात्र कैसा बनेगा? सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा और यहीं पे बालक में आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, सकारात्मक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों का विकास होता है सहकारी अधिगम से, ठीक है? तो उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल का, हाई लेवल का जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है उसका, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहा है, अलग-अलग लोगों से बात कर रहा है वो, तो उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल इससे प्राप्त हो जाती है, ठीक है? व्यक्तिगत जवाबदेही का, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। खुद जवाबदेही का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वापस से कुछ जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, एक तो जिग्सॉ एलियट एरोनसन ने दी थी। सेरन सेरन ने ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। एसटीएडी के बारे में किसने बताया? स्लेविन ने 1978 में, एसटीएडी, ठीक है? ओके, ये चीज़ें हैं और स्मिथ और जॉनसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सहकारी अधिगम क्या होता है। ये आपके आरपीएससी लेक्चरर में पूछा जाता है। तो दिस विल बी ऑल अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग। थैंक्स।